हाँ बच्चों, आज कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान और इसका उप विषय है इतिहास। इसको अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं। वैसे तो सामाजिक विज्ञान में 4 विषय सम्मिलित होते हैं। कक्षा 9 से 4 विषय इसमें आते हैं। पहला विषय हिस्ट्री है, जिसे इतिहास कहते हैं, HISTORY हिस्ट्री। और दूसरा विषय है जियोग्राफी, GEOGRAPHY भूगोल। तीसरा विषय है सिविक्स, CIVICS, इसको हिंदी में कहते हैं नागरिक शास्त्र। और चौथा विषय 9 से जुड़ता है इकोनॉमिक्स, ECONOMICS अर्थशास्त्र। इस प्रकार इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये 4 विषय सामाजिक विज्ञान के रूप में कहे जाते हैं। ये सामाजिक विज्ञान प्रत्येक क्षेत्र में हमारी नॉलेज बढ़ाता है। कोई भी कंपटीशन आजकल हो, उसमें लगभग 60% क्वेश्चन इन्हीं विषयों के होते हैं, जिसमें जो बच्चे इनका अच्छी तरह अध्ययन कर लेते हैं, कक्षा 6 से लेकर 10 तक भी अगर अच्छा अध्ययन कर लिया, तो वही विषय आपको प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में काम आते हैं। क्योंकि अलग से कुछ नहीं है, जो जो कक्षा बढ़ती जाती है उसका थोड़ा विस्तार होता जाता है। तो इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति कक्षा 9 में पाठ 1 ये लिखा है, सामाजिक विज्ञान उपविषय इतिहास, पाठ 1 फ्रांसीसी क्रांति। ये फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका परिचय देते हैं आपको। परिचय की दृष्टि से फ्रांस देश यूरोप महाद्वीप का एक प्राचीन और क्रांतिकारी देश रहा है। फ्रांस, जहाँ के रहने वाले को फ्रांसीसी कहा जाता है, इन्होंने भारत पर भी आक्रमण करके, यानी व्यापार के रूप में आए, अपनी कोठियाँ बनाई, व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे इन्होंने हमारे भारत में उपनिवेश कायम किए, छोटे छोटे क्षेत्रों पर कब्जा किया और अपना व्यापार करना शुरू किया। और इस प्रकार सबसे पहले यूरोप के आने वाले पुर्तगाली थे, उसके बाद में फ्रांसीसी, फिर डच आए जो हॉलैंड निवासी थे, फिर अंग्रेज आए जो इंग्लैंड के निवासी थे। तो उसी फ्रांस की मैं याद दिलाता हूँ। बाद में अंत समय में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों में युद्ध हुआ भारत को लेकर के। दोनों ही शक्तियाँ यूरोप महाद्वीप की थीं, यूरोप महाद्वीप के दोनों शक्तिशाली राष्ट्र थे और भारत पर कब्जा करने के लिए दोनों में प्रतिस्पर्धा थी। इसलिए फ्रांस और इंग्लैंड में युद्ध हुआ, 3 युद्ध हुए, किंतु जीत अंग्रेज़ों की हुई। इसलिए फ्रांसीसियों को बहुत सारा क्षेत्र छोड़ना पड़ा और अंग्रेज़ों का शासन अधिक क्षेत्र में फैल गया। इसे हम कक्षा 8 के इतिहास में पहले पाठ से लेकर और 9 पाठ तक पढ़ते हैं, जिसमें नवाबों, राजाओं के शासन में आपस में फूट डाल के अंग्रेज़ों ने अपना शासन स्थापित किया। 255 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर शासन किया, हम गुलाम रहे और उनके कार्यकलापों में उलझे रहे। उनके चंगुल से हम निकलने के लिए तब आतुर हुए जब उन्होंने हमारे पास, हमारे देशवासियों पर अत्याचार ढाने शुरू किए। तब हमने, जो पुरानी कहावत है कि मरता क्या नहीं करता, इसलिए देशवासी, बुद्धिजीवी, क्रांतिकारी, ये सब में मिलकर के और वीरांगनाओं ने मिलकर के इस देश से अंग्रेजों का शासन को उखाड़ने के लिए काम प्रारंभ किया। ये तो भारत की बताया मैंने थोड़ा टॉपिक। अब चूंकि फ्रांस का कब्जा भारत में भी था, इसलिए इसका उदाहरण देना पड़ा। अब हम आपको बताते हैं ये फ्रांसीसी क्रांति, इसका श्रीगणेश कैसे हुआ। सन 1774 ईस्वी में
फ्रांस में लुई 16वें का शासन था। लुई 16वें का शासन 1774 ईस्वी में था। इसने इतना अत्याचार किया यहाँ पर फ्रांस में कि जो जनता को सहन नहीं हुआ। यानी यह फ्रांस का 16वां शासक था। लुई 16वें के नाम से इसका नाम विख्यात था। इसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंतवा एतोन के साथ हुआ, जो राजघराने में पली हुई एक महिला थी। वो गरीबों के दुख दर्द को नहीं जानती थी, क्योंकि उसने कभी गरीबी नहीं देखी थी। अब चूंकि राजा जो था रानी के कहने में चलता था, रानी जैसा कहती थी वैसे ही राजा उसकी चापलूसी का काम करता था। सन 1774 में जब फ्रांस में क्रांति हुई, यानी वहाँ की जनता लगभग 7,000 से लेकर 10,000 तक जन आक्रोश की भावना लेकर के सड़कों पर उतरी। जन सेवा संस्था नाम की एक संस्था बनाने का गठन किया। लुई 16वें के विरुद्ध बिगुल बजाया, उसके महल को घेर लिया। रोटी रोटी के नारे लगने लगे, क्योंकि जनता भूखी थी, प्यासी थी, कई दिन से रोटी नहीं मिली थी। सड़कों पर उतरी और रोटी रोटी के नारे लगाने लगी। तो लुई 16वें की पत्नी रानी एंतवा एतेन राजघराने की रहने वाली महिला थी। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की राजकुमारी थी, यानी उसकी लड़की थी, और उसका विवाह इसके साथ हुआ राजा के, लुई 16वें के। तो उसने बिना सोचे समझे राजा से कहा कि जाओ इस जनता से कह दो कि रोटी रोटी नहीं करे, इससे आप जो है केक खा लें। अब उस रानी को यह भी नहीं पता था कि केक तो रोटी से भी महंगा होता है, इसलिए उसने ऐसी भाषा बोली। अब जनता आक्रोश थी, भूखी थी, व्याकुल थी। उसने इतनी त्राही त्राही मचाई कि वहाँ पर बास्तीन नाम की एक जेल थी जिसमें कैदी थे। उस जेल को तोड़ने के लिए उन्होंने भरसक प्रयत्न किया और जेल की दीवारें तोड़ दी, कैदियों को छुड़ा लिया, लुई 16वें को घेर लिया, और इस प्रकार बाद में राजा को फांसी की सजा दी गई। ये तो था इसके फ्रांस की क्रांति का परिचय। अब इसके आगे चलते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज किन किन वर्गों में बटा था? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में बटा था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आता था, और ये पादरी जो थे ये गिरजाघर में पूजा का काम करते थे। जैसा कि हमारे देश में मंदिरों में पुजारी होते हैं, ऐसे ही फ्रांस में गिरजाघरों में, जैसे चर्च कहते हैं, उनमें पादरी जो होते थे वो पूजा का काम करते थे। उन्हें लोग पादरी कहते थे। जैसे कि मुस्लिम समाज में मुल्ला जी कहते हैं, मौलवी कहते हैं, इसी पर हाफिज जी भी कह देते हैं। तो मस्जिदों में नमाज पढ़ाते हैं, कलमा पढ़ाते हैं, कुरान की शिक्षा देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से पादरी भी ईसाई धर्म की शिक्षा देते थे और गिरजाघरों पर उनका वर्चस्व था। उसके ठीक आगे द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आते थे, यानी कुलीन वर्ग जिसमें सामंत होते थे, यानी धनी वर्ग होता था, राजा को सलाह देने वाले होते थे, ऐसा कुलीन वर्ग होता था। वो सामंत 2 प्रकार के थे। पहले सामंत जो राजा के करीबी होते थे, जिन्हों पर कोई कर नहीं था, बिल्कुल ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे। और दूसरा वर्ग था जो निचले तबके से जुड़ा हुआ था, निचले वर्ग से, जो आगे देख रहे हैं आप, तृतीय स्टेट में आता है व्यापारी, किसान, भूमिहीन और मजदूर। इनसे जुड़ा होता था निचला सामंत वर्ग, जो उनकी दुख दर्द में शामिल होता था। किंतु उस सामंत वर्ग को उच्च सामंत वर्ग से भिन्न समझा जाता था, इसलिए इनमें भी भेदभाव था। ठीक इसी प्रकार से व्यापारी, किसान, भूमिहीन, मजदूर ये अपना जीवन यापन करते थे। किंतु फ्रांस के राजा ने इन पर
अनेक प्रकार के कर लगा रखे थे और करों का बोझ इतना था कि ये वर्ग अपने जीवन को ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे थे, बिता नहीं रहे थे, क्योंकि उनके खर्चे में कमी थी, पैसा उतना था नहीं। 60% भूमि पर कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग का कब्जा था, 40% पर निम्न सामंत वर्ग और कुछ किसानों का कब्जा था। किंतु इन पर कर इतना अधिक था कि वो कर से दबे जा रहे थे, किंतु राजा को कोई चिंता नहीं थी। ठीक इसी प्रकार से अब आगे चलते हैं क्रांति के कारण। क्रांति के जो कारण थे मुख्य रूप से सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण, ये 4 प्रमुख कारण थे जिनके कारण फ्रांस में क्रांति हुई। जनसाधारण वर्ग, सामाजिक कारणों में जनसाधारण वर्ग था एक, जिसमें सभी प्रकार के लोग मिले जुला काम करते थे, केवल उच्च वर्ग को छोड़ के, यानी सामंतों को छोड़ के, जिसमें व्यापारी थे, किसान थे, मजदूर थे, इस प्रकार के लोग जो थे, शिक्षक थे, वो सब थे, सबकी भूमिका थी उनमें। तो वो सब एक जनता की आवाज़ को उठाना चाह रहे थे एक साथ मिल करके, क्योंकि उन पर करों का बोझ अतिरिक्त था। अब एक दूसरा वर्ग था पादरी वर्ग। पादरी वर्ग को उच्च वर्ग में मानते थे। पादरी एक राजा के करीबी माने जाते थे, जो उनको सलाह देने का काम करते थे, और इस प्रकार पादरी वर्ग हावी था सभी वर्गों पर। जो कहते थे वो जनता को करना पड़ता था। जैसा कि हमारे हिंदू समाज में जो साधु संत कहते हैं तो उनकी बातों को जनता मानती है, उसका अनुकरण करती है। इसी प्रकार में मुस्लिम समाज में जो मौलवी या मुल्ला जी कह देते हैं, फतवे जारी कर देते हैं, तो मुस्लिम समाज उसको मानता है, अधिक मानता है, उस पर ज़्यादा जोर देता है। ठीक इसी प्रकार से आगे मध्यम वर्ग, जिसको हम बुजुर्गा वर्ग भी कहते थे, बुजुर्गा वर्ग, जिसमें व्यापारी, किसान ये आते थे और उसमें शिक्षक भी आते थे। ये सब मिलकर के फ्रांस की जनता का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि ये कर से दबे हुए थे। इन पर अनेक प्रकार के कर लगा गए थे, टैक्स जिसे कहते हैं टैक्स। एक था कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग में सामंत लोग आते थे, यानी धनी लोग आते थे। ये सामंत लोग राजा के करीबी होते थे, उनको सलाह देना काम करते थे, और इस प्रकार से वहाँ पर जो जनता थी वो ज़्यादा परेशान थे। इसलिए इन सामाजिक कारणों से वहाँ पर क्रांति का श्रीगणेश प्रारंभ हुआ। दूसरा कारण धार्मिक कारण, यानी धार्मिक कारण का मतलब है जो पादरी थे हमारे लिए, इनका भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया था कि आम जनता पर यह हावी हो गए थे। जैसा प्रवचन देते थे, जैसी बोली बोलते थे, लोगों को वैसी माननी पड़ती थी, अन्यथा उनको दंडात्मक कार्रवाई की जाती थी। तो इसलिए भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया था। इस भ्रष्टाचार के कारण ही पादरी वर्ग भी 2 वर्गों में बट गया था, कैथोलिक और न्यू प्रोटेस्टेंट। और इस प्रकार से फिर क्या था, धार्मिक आज़ादी की कमी हो गई, यानी धर्म को मानने वालों की कमी हो गई, क्योंकि इन्हें विखंडन हो गया। तो न्यू जो वर्ग बना वो कैथोलिक वर्ग से टूट के बना, न्यू प्रोटेस्टेंट। ये न्यू प्रोटेस्टेंट नया वर्ग हुआ, और इसका जो श्रेय जाता है वो जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान मार्टिन लूथर को जाता है। सबसे पहले जर्मनी के मार्टिन लूथर दार्शनिक ने, विज्ञान जो विद्वान था, उसने कैथोलिक धर्म का जो प्रचार था उसको मानने से इनकार किया, कुछ लोगों को इकट्ठा किया, और इस प्रकार इसके 2 वर्ग बढ़ गए, न्यू प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। ठीक इसी प्रकार से राजनीतिक कारणों के अंतर्गत सबसे पहले लुई 14वां का शासनकाल 1643 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, और ये लुई 14वां प्रजा में भ्रष्टाचार किया, अनेक कर लगाए, जनता को परेशान किया और अपना राजशाही शासन जिया, जिससे कि जनता इसके विरुद्ध हो गई। बाद में इसको झुकना पड़ा,
इसने अपने जो अधिक बोझ लाद रखे थे, कर लाद रखे, उनको थोड़ा थोड़ा वापस लिया। जनता ने राहत की सांस ली। बाद में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में लुई 15वां ये 1715 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा, किंतु ये उतना तेज तर्रार और चालाक नहीं था। ये अपने लूज पॉइंटों के कारण वहाँ का लूज शासक माना जाता है। ना तो ये जनता पर ज़्यादा ध्यान दे चुका था, ना ये अपना ऐशो आराम का ज़िंदगी जी सका था। यानी ये कमज़ोर वर्ग से, यानी ऐसा कायर व्यक्ति था, साहसी नहीं था, ये हिम्मत वाला भी नहीं था, और जनता पर भी ये अधिक हावी नहीं था। धीरे धीरे इसका भी अंत हुआ, किंतु 1774 ईस्वी में लुई 16वें का जब शासन हुआ तो उसने फिर लुई 14वें के शासनकाल को दोहराया। जनता पर करों का वृद्धि की, अनेक प्रकार के कर टैक्स लगा दिए और अपना अत्याचारी शासन प्रारंभ किया। यानी मध्यम वर्ग और जो निचला वर्ग था, जिसको हम तीसरा स्टेट में कहते हैं, कुलीन वर्ग की सहायता से, यानी सामंतों की सहायता से, जमींदारों की सहायता से इन्होंने निचले वर्ग को हमेशा सताया। यहाँ तक कि सैनिकों को आदेश दिया कि भूखी नंगी जनता जो सड़कों पर है, इस पर गोली चलवा दी जाए। ठीक इसी प्रकार से जब गोली चलाने का आदेश हुआ तो जनता परेशान हो गई। क्या हुआ भाई? जनता परेशान हो गई, और इस जनता के परेशानी से, हाँ बच्चों, अब मैंने आपको बताया सामाजिक कारण और धार्मिक कारण। अब राजनीतिक कारण जब बता रहे थे हम कि लुई 16वें का जो शासनकाल था बहुत भ्रष्टाचार का था। सैनिकों को आदेश देने के बाद जनता को कुचलवाने का आदेश दिया, किंतु जनता ने किसी की नहीं मानी। कई हजार की भीड़, जिसमें स्त्री वर्ग भी शामिल था, 10,000 महिलाएं एक साथ फ्रांस की सड़कों पर उतरी, और 10,000 महिलाओं के एक साथ उतरने को फ्रांस में इसको कहा गया चुड़ैलों का धावा। और समझ लो, स्त्री जिसके पीछे पड़ जाती है उसका भला हो ही नहीं सकता। तो स्त्रियों ने लुई 16वें को घेर लिया, महल को घेर करके उसको गद्दी से उतार दिया गया। बाद में उसको फांसी की सजा दी गई। ये था जनता का विद्रोह। ठीक इसके आगे हम चलते हैं। आर्थिक कारण थे। आर्थिक कारणों में राजा ने फिजूल खर्ची के कारण राजकोष को खाली कर दिया। और जब राजकोष जिस देश का खाली हो जाता है तो जनता बेचारी, उसको कोई लाभ नहीं मिल पाता। जैसा कि भारत में अब कोरोना काल चल रहा है और देशों में भी चल रहा, किंतु भारत की सरकार आम जनता को राहत देने के लिए उनके कई प्रकार के सहायता करती है। पिछले वर्ष उन्होंने राशन बांटा, महिलाओं को पैसे बांटे जनधन योजना में, विधवाओं की पेंशन बढ़ाई, अनेक प्रकार के गैस के सिलेंडर बांटे, तो अनेक प्रकार की सहायता की। तो सरकार जो सहायता करती है जनता उसको याद करती है, और जो सरकार जनता को दबाना काम करती है तो जनता सरकार के खिलाफ हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से फ्रांस में हुआ। उच्च वर्ग करों से मुक्त हो गया, यानी राजा ने अपने करीबी उच्च वर्ग को, पादरी वर्ग को या फिर सामंतों को करों से मुक्त कर दिया, और जो निचली जनता थी, गरीब थी, उन्हें करों से लाद दिया, उन पर करों का बोझ अधिक कर दिया। इसलिए जनता शासन के विरुद्ध हो गई, राजतंत्र को समाप्त करने के लिए आतुर हो गई और सड़कों पर उतर आई। उन्होंने लोकतंत्र की स्थापना के लिए 1789 में जो क्रांति हुई उसका ज्वलंत उदाहरण है। जिस प्रकार से हमारे देश में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस में मनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से 14 जुलाई फ्रांस देश में एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। अब इस राजा के इस प्रकार के कार्यों से बेकारी की समस्या बढ़ी, जनता की आर्थिक शोषण हुआ, और इसके साथ साथ जनता परेशान हो गई। राजा का बोलबाला समाप्ति की ओर था, किंतु इसकी सहायता करने के लिए कुछ दार्शनिक भी सामने आए, जिसमें एक था रूसो, वाल्टेयर
ये जो दार्शनिक थे वहाँ के, इन्होंने अपने लेखों से, एक मॉन्टेस्क्यू था, इन्होंने अपने लेखों से और अपनी पुस्तकों के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा जनता को जो आवाज़ थी उसको पूरे देश में फैला दिया। आप जानते हैं मीडिया किसी भी काम को एकदम से उछाल देती है और एकदम से गिरा भी देती है। तो मीडिया के द्वारा आम जनता को पता लगता है सरकार की गलतियों का, और सरकार के कार्यों का पता लगता है मीडिया के द्वारा आम जनता को। तो मीडिया बहुत पावरफुल होती है, इसको आज़ादी मिली होती है, ये हर जगह हर समय मीडिया वाले जा सकते हैं। मीडिया हमारे जो आज़ादी का यानी लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ भी है। जिस प्रकार से चारपाई के चार पाए होते हैं और एक पाया टूट जाए तो चारपाई किसी काम की नहीं रहती, ठीक इसी प्रकार से लोकतंत्र का एक स्तंभ मीडिया भी है। यदि मीडिया सही काम नहीं कर रहा है तो लोकतंत्र भ्रष्ट है, लोकतंत्र है ही नहीं। तो इस प्रकार से फ्रांस में जो क्रांति हुई उसके मैंने आपको बताया। बच्चों, इस पाठ को ध्यानपूर्वक सुनना और किताब में भी पढ़ना। जो आपको एक PDF भेज जाएगी उसके अंतर्गत आपको कॉपी में काम करना है। किंतु जिन बच्चों ने ये काम कर लिया है पहले से ही क्लास में आकर, वो इसको नहीं करेंगे। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो इस काम को पूरा करेंगे और याद करेंगे। जय हिंद, जय भारत।